अब खबर तेलंगाना से। तेलंगाना सरकार ने सोमवार को अनुसूचित जाति के आरक्षण में बदलाव करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश में एससी समुदाय को 3 भागों में बांटा गया है और तेलंगाना ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तेलंगाना सरकार ने अक्टूबर 2024 में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज शमीम अख्तर की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया था। इस कमीशन ने एससी समुदाय की 59 जातियों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 15% के कुल आरक्षण के लिए 3 वर्गों में बांटने की सिफारिश की थी। इस कानून को लागू करने से पहले रविवार को सचिवालय में कैबिनेट की अंतिम बैठक हुई और फिर 8 अप्रैल को तेलंगाना के राज्यपाल की मंजूरी मिली और 14 अप्रैल को इसे लागू कर दिया गया। एससी वर्ग को पहले की तरह 15% ही आरक्षण मिलेगा, लेकिन अब इसे अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। अब ऐसा करने के पीछे मंशा क्या थी, अब क्या इससे लाभ होगा? इंपॉर्टेंट तो ये है अवधेशी, पहले ये समझा जाए कि क्या एससी वर्ग को इससे कोई लाभ होने जा रहा है, क्या समाज को इससे कोई लाभ होने जा रहा है, या फिर ये भी प्योर पॉलिटिक्स है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये विषय सभी राज्यों में था कि अनुसूचित जाति के अंदर भी आरक्षण का लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं, जाति विशेष उठा रही है और उसमें अंतर आना चाहिए। उनकी आंतरिक लड़ाई भी थी, इस पर काफ़ी देश भर में सेमिनार, गोष्ठियां, आर्टिकल, सरकार को प्रतिवेदन थे और वो याचिका सुप्रीम कोर्ट में थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पिछले वर्ष निर्णय दिया था, जिसका कुछ लोगों ने विरोध भी किया था कि उसमें जो है सब क्लासिफिकेशन होना ही चाहिए, लेकिन उसके लिए आंकड़े आपके तथ्यों से हो और सही स्टडी हो, ये नहीं कि फिर उसी को मिल जाए। तो आयोग बना करके तेलंगाना सरकार ने उसकी स्टडी कराई है, स्टडी करा के, लेकिन इसमें विरोध स्टडी करा के उसने घोषित किया है। अभी जरा उसके टोटल आंकड़े देखने होंगे कि वाकई उसी अनुसार किया है या कुछ विशेष वोट बैंक जो कांग्रेस का है उसको पोषित करने के लिए है। लेकिन इसका विरोधाभास यह है कि स्वयं एससी के उस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी उसका पक्ष नहीं लिया था, विरोध किया था। सार्वजनिक सभाओं में उसका विरोध हुआ था, कांग्रेस के नेताओं ने सड़कों पर उतर के आईएनडीआई के लोगों ने विरोध किया था। लेकिन आज उसी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानते हुए, कहते हुए कि हमने 3 कैटेगरी बना करके और बांटा है, ये फैसला लिया जा रहा है क्योंकि वो फैसला सही था और दबाव में आए हैं कि इस अनुसूचित जाति में भी एक एलीट क्लास, जिसको कि हम तो ऐसे हम लोग सवर्ण अवर्ण मानते नहीं है, लेकिन उसमें भी एक एलीट क्लास, एक प्रभुत्वशाली प्रभावशाली वर्ग पैदा हो गया है। राजनीति में भी है, वो नौकरशाही में भी है, सरकारी नौकरियों में है, कुछ लोग व्यापार में भी गए, लेकिन एक बड़ा वर्ग जो वंचित था वो वंचित ही रहा है। तो उसकी वो एक लड़ाई थी। मुझे लगता है कि इसका परिणाम अभी देखना होगा, उन आंकड़ों को देखना पड़ेगा कि हाँ जिनका किया गया वाकई वो है कि नहीं है। क्योंकि मैंने सवेरे कोशिश की तो डिटेल मेरे पास वो उपलब्ध नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि जब चूंकि न्यायाधीश के नेतृत्व में था, उन्होंने सही जो है रिपोर्ट दी होगी कि हाँ हमारे यहाँ इन जातियों को इतने आरक्षण है, इन जातियों को इतने हैं, इनकी आबादी इतनी है, और उसके आधार पर कुछ निर्णय हुए होंगे। ये जो जातिगत आधार पर राजनीति और आरक्षण की जो बात हो रही है, एक खबर कर्नाटक से भी है। समीर जी, जिस खबर का हम जिक्र कर रहे थे और चर्चा कर रहे थे, कर्नाटक में वोकलिगा और लिंगायतों ने आरोप लगाया कि सरकार हमारी आबादी घटा रही है। जातिगत जनगणना रिपोर्ट सार्वजनिक होने से पहले ही कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मचने की संभावना बढ़ गई है। जनगणना के आंकड़ों को लेकर लिंगायतों और वोकलिगा समुदाय में ये खलबली है और उन्हीं का ये आरोप है, वो सरकार पर आरोप है। हालांकि डीके शिव कुमार ये कह रहे हैं कि किसी के अधिकारों की रक्षा करने से मैं ना किसी को रोकूंगा ना खुद रुकूंगा, लेकिन 17 अप्रैल को लिंगायत समुदाय से आने वाले ही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और उससे एक दिन पहले वोकलिगा समुदाय से आने वाले डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने अपने समुदाय के लोगों के साथ मिलने का प्लान तैयार कर लिया। अब ये जो खबर है, ये भी जी गलती है। सिद्धारमैया लिंगायत समुदाय से नहीं है, वो ओबीसी है और कुर्बा समुदाय से है। इसको ठीक जी जी। देखिए, अगर कर्नाटक की आप अगर राजनीति देखेंगे तो कर्नाटक की राजनीति में 2 ही जातियां बहुत प्रभावशाली रही है। एक लिंगायत रही है, जिसके येदियुरप्पा एक बड़े नेता माने जाते रहे येदियुरप्पा, और एक वोकलिंगा रही है जिसके अंदर डीके शिवकुमार कांग्रेस के उसके एक बड़े नेता माने रहे। और आप मुख्यमंत्री अगर आप देखेंगे तो 9 लिंगायत से हो गए और 7 वोकलिंगा से मुख्यमंत्री बने हैं, और तमाम पार्टियां इनके वोट बैंक को रुझाने की कोशिश करती रही। लेकिन जो रिपोर्ट आई उसमें ये कहा गया है कि 11% जो रिपोर्ट आई उसमें 11% लिंगायत है और 10% वोकलिंगा है, मतलब दोनों के बीच में सिर्फ 1% का है। जबकि लिंगायत समुदाय का कहना है कि भाई हमारी तो 18 से 20% के करीब हमारी आबादी है, आपने 11% के साथ दिखा दिए। वो बता रहे ना, लीक रिपोर्ट में
सबसे ज्यादा 70% आबादी ओबीसी की बताई गई ओबीसी है की दिखा दी गई है और उसके मौजूदा आरक्षण 3.2 से बढ़ाकर 32 से बढ़ाकर 32 से बढ़ाकर 51% करने की सिफारिश है। मुसलमानों के लिए 4% से बढ़ाकर 8% का प्रस्ताव दिया गया है। तो बेसिकली मुस्लिम तुष्टिकरण भी इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है कि भाई मुसलमानों के लिए आप पहले रिजर्वेशन अलग करते हो, उसके बाद आप 4% से 8% लेकर जा रहे हो, और जो प्रमुख वहां पे जो जातियां जो प्रभावशाली भी जातियां है कर्नाटक की राजनीति में, जिनके तमाम मठ है, जिनका तमाम संसाधनों पर कब्जा है, तमाम राजनीतिक दलों में जिनका प्रभुत्व है, उनकी जाति आपने कम कर दी। तो इन पार्टी लिंगायत को और वोकलिंगा को लग रहा है कि अगर ये सर्वे जारी हो जाता है और इसे सरकार मान लेती है तो इससे इनका जो राजनीतिक आधार वो कम होगा, और जो मुख्यमंत्री जो ओबीसी से आते हैं वो तो चाहते हैं कि लिंगायत और वोकलिंगा जो अपनी राजनीतिक दादागिरी कर्नाटक के अंदर लंबे समय से कर रहे थे वो कमजोर होंगे। और 52% अगर 32% से 52% ओबीसी का रिजर्वेशन होता है और ये कहा जाता है कि भाई 60% के ऊपर तो ओबीसी है, तो ओबीसी को ज्यादा अधिकार मिलेगा, तो राजनीतिक रूप से भी ओबीसी समाज कर्नाटक में प्रभावशाली होगा और लिंगायत और वोकलिंगा कमजोर होंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि जब पहले कार्यकाल में जब सिद्धारमैया ने किया था आपने, तब इसे वो जारी नहीं कर पाए थे, लागू नहीं कर पाए थे। अब 17 तारीख को बैठक में वो लागू करने वाले से क्या वो इसे लागू कर पाएंगे, कहा ये भी जा रहा है कि हो सकता है कि वो कुछ दिन आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि दोनों जातियों का बहुत प्रभाव है। डीके शिव कुमार भी नहीं चाहते कि यह इस आधार पर लागू और वोकलिंगा भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाए, कांग्रेस का साथ छोड़ दे। तो अभी सरकार के ऊपर दबाव है, मुझे संभावना इससे कम लग रही है 17 तारीख को लागू होगा, क्योंकि राहुल गांधी से भी डीके शिव कुमार ने इसकी शिकायत की है। तो हो सकता है कि ये टाल दिया जाए, लेकिन रिपोर्ट लीक हो चुकी है। जी, रिपोर्ट तो लीक हो चुकी है। और विजय जी, इसी रिपोर्ट का एक हिस्सा जिसका थोड़ा अंश अभी सुमीर जी ने बताया, मुस्लिम 18.8% है जो 2015 में 12.6% थे। तो इसलिए आरक्षण का भी इनका जो सिफारिश की गई है वो 4% से बढ़ाकर 8% कर दिया जाए, और जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण सीमा 10% ही रखी गई है। जी जी, इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो जिसका अभी जिक्र किया कि मुस्लिम्स का अपीजमेंट को ध्यान में रखते हुए 4% से बढ़ाकर 8% कर रहे हैं। अभी आपको ध्यान हो कि पिछले दिनों उन्होंने जो सरकारी ठेकों में मुस्लिम आरक्षण का जो क्लास SC/ST का कम करके वो किया था, उसका विरोध हो ही रहा था। तो सिद्धारमैया साहब अपनी राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण राजनीति उन्होंने क्या की है कि जो वोकलिंगा और लिंगायत का जो था उनको थोड़ा सा कहा है कि आराम से बैठिए आप, और ओबीसी ग्रुप जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं खुद, वो सबसे बड़ा ग्रुप के तौर पर आया। इससे आरक्षण तो मिलेगा ही, मतलब आरक्षण की बात तो है ही। उन्होंने कांग्रेस लीडरशिप को, अपने बड़े नेताओं को बता दिया है कि अब जो कुर्सी बदलने का काम करना बड़ा रिस्की होगा, क्योंकि सबसे बड़े ग्रुप को वो लीड कर रहे हैं, वो नेतृत्व कर रहे हैं ओबीसी समुदाय को, कुर्बा समुदाय को। वोकलिंगा और लिंगायत जो अच्छा, इनके जो उद्योग मंत्री हैं सर, उद्योग मंत्री हैं वो भी लिंगायत नेता ही एमवी पाटिल, वही आरोप लगा रहे हैं कि जमीनी हकीकत और सर्वे की जो निष्कर्ष है उसमें बहुत विसंगति है। ये उनका, मैं कोट अनकोट पढ़ रही हूँ, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लिंगायतों की आबादी कम हो जाए, कई उपजातियों को मिलाकर करीब 1 करोड़ तो लिंगायत ही, इसे नजरअंदाज करके रिपोर्ट तैयार की गई है। मैंने कहा ना कि वो अपनी पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए इस तरह की रिपोर्ट बनाई है, और उसको अभी कांग्रेस खुद ही स्वीकार कर ले वो बड़ा मुश्किल काम होगा। लेकिन उनका मकसद यही है सिद्धारमैया साहब को कि भाई वो सबसे बड़े जो जाति ग्रुप है, सामाजिक ग्रुप है, उसको नेतृत्व करने वाले लोगों में से हैं, वो कैटर कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए, सनद रहे, ये कांग्रेस लीडरशिप के लिए रिपोर्ट। बाकी तो हालांकि ये तमाम आरोप जितने लग रहे हैं विनोद जी, सिद्धारमैया जो है उन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। देखिए, कर्नाटक की राजनीति में ऐसा नहीं है कि लिंगायत और वोकलिंगा ही प्रभावशाली रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, ओबीसी का भी बड़ा दबदबा रहा है। देवराज अरस जो थे वो सबसे बड़े ओबीसी नेता थे, कांग्रेस के थे, और देवराज अरस के ज़माने में ओबीसी का बड़ा दबदबा था, राजनीतिक दबदबा। और दिलचस्प बात बताऊं आपको, रामकृष्ण हेगड़े ब्राह्मण थे लेकिन लिंगायतों के नेता माने जाते थे। वो लिंगायतों का समर्थन उनका था। देवगौड़ा वोकलिंगा के नेता थे और रामकृष्ण हेगड़े जो थे ब्राह्मण होते हुए भी लिंगायतों का समर्थन था। तो कर्नाटक की राजनीति में अलग अलग तरह के खेमे रहे हैं। सिद्धारमैया देवराज अरस के बाद दूसरे सबसे बड़े ओबीसी लीडर के रूप में वहाँ स्थापित हुए हैं कर्नाटक में। और कर्नाटक में 20-22% सही कह रहे हैं कि लिंगायतों की आबादी इतनी होगी और 11-12% वोकलिंगा की होगी, लेकिन ओबीसी की आबादी भी वहाँ कम नहीं है। वो तमाम छोटे छोटे ग्रुप हैं जो ओबीसी की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वो बिखरे रहे, इसलिए उनको जो है वो राजनीतिक ताकत देवराज अरस के बाद नहीं बन पाए, क्योंकि कोई लीडर उससे बना नहीं। सिद्धारमैया जनता दल एस में थे, देवगौड़ा के साथ थे, ओबीसी लीडर के रूप में आए, फिर कांग्रेस में आए, कांग्रेस में आते ही उनको
प्रमुखता दी गई, मुख्यमंत्री बने और आज वो कर्नाटक के सबसे बड़े ओबीसी नेता हैं। तो वो अपनी राजनीतिक जमीन जो ओबीसी लीडरशिप है उसको उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की है कि 52% आरक्षण उनका करने का। अब मुस्लिम तुष्टीकरण की बात हो रही तो ओबीसी तुष्टीकरण भी तो है कि उनका 32% से 52% कर रहे हैं। तो हम लोग हमेशा तस्वीर का एक पक्ष देखते हैं। सिद्धारमैया मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी और ओबीसी कॉन्स्टिट्यूंसी को अपने साथ गोलबंद करके कांग्रेस की राजनीति में और कर्नाटक की राजनीति में एक बड़े नेता के रूप में आगे की पारी खेलने की तैयारी कर रहे हैं। ये लेकिन अब देखिए ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार सर्वे कराया गया जी कि सिर्फ कांग्रेस के लिए मजबूती के लिए जेडीएस को वो कमजोर करना चाह रहा है। जो जेडीएस का मुस्लिम वोट बैंक था वहां पर, अब वो बीजेपी के साथ चले गए, केंद्र में कुमार स्वामी बन गए। तो बेसिकली जेडीएस के अंदर भी एक सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ जो मुसलमान वोट बैंक या दलित पिछला जुड़ा था वो वोट बैंक भी कांग्रेस के पास आ जाए। ये देखिए ये तो इस बार रिपोर्ट लीक हो गई सर, ये ऐसा तो नहीं पहली बार कराया, 2015 में भी तो कराया था। जी जी नहीं, इसमें जो है इसको लिखना कि ये रिपोर्ट लीक हो गई ऐसा कहना उचित नहीं है। ये वाटर टेस्टिंग के लिए जारी की गई है। ये लीक क्या होता है, औपचारिक अनौपचारिक रूप से बगैर ताकि आप आज रिपोर्ट करके देखिए ऐसा है कि इसका दो पहलू है। एक इसका राष्ट्रीय पहलू है, एक इसके राज्य का। राष्ट्रीय पहलू यह है कि राहुल गांधी के नेतृत्व की इस समय जो कांग्रेस है, जो मैं लगातार बोल रहा हूं, वो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्टों के विचार और उसकी रणनीति के तहत काम करती है, जिसके तहत स्टेट में कुछ लीडर्स भी खड़े किए गए हैं और जिसके तहत जातीय जनगणना और जिसकी जितनी हिस्से क्या है भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी का एक नारा दे रहे हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर उनको लगता है कि मुसलमानों का तो राष्ट्रीय स्तर पर हमको वोट मिल रहा है, इसके आधार पर अगर हमने पिछड़े दलितों को अंदर अगर ऐसा कर लिया तो हमारी देश में एक आधार भूमि होगी और इससे क्षेत्रीय पार्टियों का जो वर्चस्व है वो घटेगा और बीजेपी को क्षति पहुंचेगी। तो उसके तहत ही हुआ है। लेकिन डीके शिव कुमार ने और कैबिनेट सहयोगी एन चेलुवरैया स्वामी ने स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री को कहा था कि इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया जाए। डीके शिव कुमार का बयान भी है कि मेरे पास आएगा, कैबिनेट की मीटिंग होगी, कोई 17 को, इस पर 17 अप्रैल को कैबिनेट की मीटिंग उसमें रखूंगा। देखिए ये जो जातीय सर्वे हो रहा है ना, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है, लेकिन सरकार की नीति के लिए एक आधार बन जाता है। बिहार में भी मेजॉरिटी लोग बाहर निकल के आके बता रहे थे कि हमारे यहां कोई सर्वे करने आया ही नहीं, तो रिपोर्ट कैसे बन गया। और उस समय चूंकि लालू यादव जी के साथ नीतीश कुमार थे, तो आप देखेंगे कि उसमें अगर केवल मुसलमानों को और यादवों को मिला दिया जाए तो लालू जी को अपने आप 33% वोट मिल जाता है और नीतीश जी के काट को लगभग 2.6% तक सीमित कर दिया गया था। तो उस रिपोर्ट को भी अभी तक पता नहीं उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठी है। पहले यही जीतनराम मांझी, बाकी लोगों ने उस रिपोर्ट को खारिज करने की आवाज उठाई थी। ठीक यही कर्नाटक में भी लोगों ने कहा। दूसरा जो लिंगायत के नेता हैं जो स्वयं इस पार्टी में शामिल है, उनको मैंने कहते हुए सुना कि आरक्षण बचाने के डर से हमारे लोगों ने अलग अलग जातियां लिखवाई है उसमें, लेकिन हमारी आबादी इससे ज्यादा है और उसके कारण ऐसे इस रिपोर्ट को जारी नहीं किया जाना चाहिए। तो ये अपनी एक राजनीति चल रहे हैं। समाजवादियों का एक कैरेक्टर होता है कि पार्टी के प्रति बहुत निष्ठा नहीं होती है, जहां भी संबंध नहीं हो उसको तोड़ो, अलग हो अपनी ताकत दिखाओ। तो मुझे भाई ये लग रहा है कि क्या अगर नहीं मानने के बाद सिद्धारमैया जी ने जो अपनी एक बड़ा, जैसा विनोद जी कह रहे थे और वो सच्चाई दिखाई भी पड़ती है, तो क्या भविष्य में अगर वहां समस्या पैदा होगी तो ये कोई अलग कांग्रेस, अलग पार्टी बना के जा सकते हैं और इसके आधार पर बाकी पार्टियों से लोग टूट आकर इनके पीछे जा सकते हैं, जैसा लालू यादव। आपने देखिए, आपने जाति वाली राजनीति की बात कर ली सर, वहां की बनाई थी। नहीं देखिए, एक और खबर है वो भी जाति आधारित ही है, इसलिए मुझे लग रहा है इसी सेगमेंट में उसे ले लेना चाहिए। रामजी लाल सुमन, उन्होंने अब बात जो महाराणा सांगा के लिए कही थी, नहीं पता वो किस परिप्रेक्ष्य में कही थी, क्योंकि अब जो कैरेक्टर इस पूरी खबर का निकलकर सामने आ रहा है वो पूरी तरीके से दलित वर्सेस राजपूत वाला हो गया है। पहले कुछ रिएक्शंस मैं आपके सामने रखती हूं और फिर चर्चा होगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो मानते हैं उसे मैं कहना चाहूंगा, मोहल्लों में एक प्रचार कर देना का बड़ा खतरनाक मामला है। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, गड्ढे मुड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। लड़ाई लंबी है और ये लड़ाई कोई हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उन लोगों से है।
मुख्यमंत्री न रहने के बाद जिन लोगों ने गंगा जल से अखिलेश यादव जी का मकान धुलवाया, ये लड़ाई उन लोगों से है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाबर की औलाद बताते हैं। हम कहना चाहते हैं, जब जब इस देश की इज्जत दांव पर लगी है, हिंदुस्तान के मुसलमान ने साबित कर दिया है कि इस देश की मिट्टी से जितनी मोहब्बत हिंदू को है, उससे कम मोहब्बत हिंदुस्तान के मुसलमान ने तो कभी बाबर को अपना आदर्श नहीं माना, तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते, क्योंकि संतों को मानते। तो हमें पूछ लिया कि जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए देना बताओ। श्री अखिलेश यादव जी 19 अप्रैल को आ रहे हैं, लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दोनों हाथ होंगे, विजयी हमारी होगी, कोई भाई का लाभ हो नहीं सकता। समाजवादी पार्टी ने रामलीलाल को ही क्यों चुना इस सब उपक्रम के लिए? वो इसलिए चुना कि वो दलित हैं और जाटव समाज से हैं, इसलिए उनको आगे करके सपा चाहती है जाटव समाज के नाम पर, दलित समाज के नाम पर रामलीलाल को आगे करे। दलितों की सहानुभूति मिलेगी, मुस्लिम की सहानुभूति मिलेगी, और दलित जो आजकल छिटक रहा है, मायावती जी से अलग होने का प्रयास कर रहा है, उसको आसानी से तोड़ के अपने साथ बनाया जा सकता है। बोले सर विनोद जी बात आपकी जुबान तक आ ही गई थी, अब सामने भी रख दे। नहीं, देखिए, रामलीलाल सुमन के बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि वो समाजवादी आंदोलन के निकले हुए नेता हैं। राजनारायण जी और चंद्रशेखर जी के शिष्य हैं, और चंद्रशेखर जी का राज होते तो शायद रामलीलाल सुमन के साथ खड़े होते, क्योंकि इतना उनका जो है दोनों का वैचारिक संबंध रहा है। रामलीलाल सुमन ने संसद में जो कहा उससे सहमति हो सकती है, सहमति है भी, मेरी भी सहमति है जो राणा सांगा के बारे में कहा, लेकिन उसके बाद जिस तरह उनके ऊपर, उनके घर पे हमला हुआ, फिर उसके बाद नंगी तलवारें लहरा करके एकदम आगरा में शक्ति प्रदर्शन हुआ, तो जाहिर है उसकी प्रतिक्रिया के रूप में रामलीलाल सुमन भी अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। और ये जो आपने शुरू में कहा अपने उसमें कि ये पूरा राजनीति का मैदान बनता जा रहा है मामला। अब ये जो जगवीर सिंह जी भी कह रहे हैं, मैं सहमत हूं उनकी बात से कि समाजवादी पार्टी भी इसमें एक राजनीतिक संभावना देख रही है। उसको लग रहा है कि रामलीलाल सुमन दलित नेता है, और वो ऐसे दलित नेता है कि जब काशीराम और जी और मायावती जी का उद्भव हुआ, उत्तर प्रदेश में उभार हुआ, वो बहुत सारे दलित नेता बीएसपी में चले गए, कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी से इधर, लेकिन रामलीलाल सुमन छोड़ के नहीं गए बीएसपी समाजवादी पार्टी को। वो चंद्रशेखर जी के साथ रहे, मुलायम सिंह के साथ लगातार रहे, यानी स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ, मायावती जी पर हमला हुआ, बड़ा शर्मनाक हमला हुआ, तब भी वो समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह के साथ रहे। तो रामजीलाल सुमन के साथ खड़े होना अखिलेश यादव की भी जरूरत और मजबूरी है। और लक्ष्य बिल्कुल सीधा सीधा ऐसा नहीं कि ये किसी एक समुदाय के बड़े हितैषी हैं, क्योंकि ये बात करके दलित वोट आसान हो जाएगा मिलना, इसलिए शायद ये बातें कही जा रही हैं। वरना ना महाराणा, हाँ बिल्कुल, वरना ना महाराणा सांगा का नाम आता, ना बौद्ध मठ का नाम आता, ना मस्जिद का नाम आता।